Hello friends, welcome to Open Sky Public School, Kanti Muzaffarpur. I am Anil Maheshwari, completed my BTech in Electrical Engineering and now HOD of Chemistry in Pathshala IIT JEE और Medical Muzaffarpur. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो नाम से हमको ये पता चल रहा कि इस चैप्टर में हमको केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसमें आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की, आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है और इसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ही होता है लक्षण या फिर गुण। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस के क्या लक्षण है, क्या गुण है, कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया, ऐसा क्या इंडिकेशन वो देगा जिससे हम ये समझ पाए कि अच्छा ये केमिकल रिएक्शन अब कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में। फिर थर्ड देखेंगे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जितना मास हम रिएक्टेंट का यूज करेंगे मेरा प्रोडक्ट में भी उतना ही मास बनना चाहिए। और इस चीज से तो हम लोग बखूबी वाकिफ हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जितना मास हम पहले इस्तेमाल कर रहे होंगे मेरे को प्रोडक्ट में भी उतना ही मास चाहिए होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि मास का जो वेटेज है वो दोनों तरफ कैसा हो, सेम। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। फिर फिफ्थ हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल है, जिसमें हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी को भी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग का था केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो अगर हम लोग पहले कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देख रहे तो ज्यादा सही रहेगा। तो जिसमें कि सबसे पहला अपना आता है अ पीस ऑफ पेपर इज बर्न्ड। अगर हम किसी पेपर को जलाएंगे तो क्या होगा, पहले वो पेपर कैसा था, सॉलिड के फॉर्म में था, जैसे ही उसको हम बर्न करेंगे तो किस में चला जाएगा, ऐश के फॉर्म में चला जाएगा। तो जो ये चेंज हुआ इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, क्योंकि वापस से उस ऐश को हम लोग पेपर में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, तो कई बार फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, कर्डिंग ऑफ अ मिल्क। मतलब अगर तुम मिल्क को थोड़ा सा गर्म करो, गुनगुना गर्म करो और उसमें 1 चम्मच कर्ड डाल दो तो वो मिल्क क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद कर्ड में चेंज हो जाएगा। तो वापस से उस कर्ड को हम लोग मिल्क में चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो केमिकल चेंज है और इस केमिकल चेंज के लिए जो रिएक्शंस कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। मतलब जो ग्रेप्स का पकना होता है वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है और केमिकल रिएक्शन है। फिर फोर्थ देखेंगे हम लोग कुकिंग ऑफ फूड इज डन, कि अगर एक बार फूड बन गया, खाना तैयार हो गया, तो वापस से उस खाने को हम लोग रॉ मटेरियल्स में चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो केमिकल चेंज हुआ रॉ मटेरियल से खाने में, इसी केमिकल चेंज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल। मतलब एक बार अगर आपका वुड बर्न होके ऐश में चेंज हो गया या फिर पेट्रोल बर्न होके गाड़ी चला दिया तो वापस से आप उस गाड़ी को चला के पेट्रोल नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह का केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, और इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली चीज क्या रहा है इन पांचों एग्जांपल्स में कि इन द ऑल एबव प्रोसेसेस द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि इन पहले जितना भी 5 अभी हम देखे उसमें ध्यान दो, पीस ऑफ पेपर को बर्न किए तो पेपर को बर्न किए तो किस में आ गया, ऐश में। अगर मिल्क में कर्ड मिला के उसको कर्डलिंग कर दिए, वापस से दही बना दिए, तो क्या हो गया, जो पहले मिल्क था, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था, वो अब अपना नेचर चेंज करके एक नए नेचर वाले प्रोडक्ट में फॉर्म कर गया। तो ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है, जो इनिशियल सब्सटेंस होता है, रिएक्शन के बाद उसका प्रॉपर्टी ओरिजिनल से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन किए, तो इट इज अ प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी टू फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो यह
वैसा प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर, अपना प्रकृति, अपना आइडेंटिटी लूज करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्म करता है, जिसका की प्रॉपर्टीज इनिशियल से यानी ओरिजिनल से बिल्कुल ही कैसा हो, डिफरेंट हो। तो इस चेंज को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और ये केमिकल चेंज के दौरान जो प्रोसेस हो रहा होता है, इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आइदर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स takes place between the reacting substance to form new substance having different प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी मॉलिक्यूल्स हम यूज करते हैं, जो भी रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। और यही रीअरेंजमेंट होके एक नए सब्सटेंस का फॉर्म करते हैं जिनका प्रॉपर्टीज पहले से बिल्कुल ही अलग होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि कोई नया एटम या मॉलिक्यूल कहीं बाहर से नहीं आता। जो भी रिएक्टेंट में हम मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे होते हैं, बस उन्हीं के एटम्स आपस में अरेंजमेंट कर लेते हैं। पहले किसी और के साथ अरेंज थे, जैसे ही केमिकल चेंज हो रहा होता है, उन केमिकल चेंज के दौरान अपने आप को रीअरेंजमेंट करके एक नए सब्सटेंस को बना लेते हैं। और वो नए सब्सटेंस का प्रॉपर्टी पहले के सब्सटेंस से क्या होगा, बिल्कुल ही अलग, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी उसकी। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब देखिए आगे, that chemical reaction involves breaking of chemical bonds present in the reactant molecule and form new chemical bond to give the product। मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो भी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो सारे बॉन्ड्स आपस में टूट के और दूसरों से बॉन्ड बना के एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि इसमें देखो पहले क्या था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग था, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग था। जब केमिकल चेंज हुआ तो अब क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड में चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भाई था, लेकिन केमिकल चेंज के दौरान, इस बदलाव के दौरान क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में भाई बन गए। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन भाई था तो इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग था, ऑक्सीजन भाई थे तो इनका प्रॉपर्टी अलग था। तो जब ये दोनों मिलके टूट के एक नए रिश्ते को बनाए, तो अब क्या हुआ, जो प्रॉपर्टीज हुआ वो पहले से क्या हो गया, बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इस केमिकल रिएक्शंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, सो रिएक्टेंट इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस भाग ले रहे होते हैं इनिशियली, वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, ठीक है, तो जो नया सब्सटेंस रिएक्शन के बाद हमको मिला वो क्या हो गया, प्रोडक्ट। और उसका प्रॉपर्टीज इनिशियल से कैसा होगा, बिल्कुल ही अलग, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। और जिस सब्सटेंस को हम इस्तेमाल कर रहे थे केमिकल चेंज के लिए, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। इस दो के अलावा एक और चीज आता है केमिकल रिएक्शन में, जिसको हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वैसे मॉलिक्यूल्स, वैसे एलिमेंट्स होते हैं, वैसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते, यानी वो रिएक्टेंट नहीं होते, लेकिन क्या करते हैं, वो रिएक्शंस के रेट को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो कि ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन में, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ मिलकर पानी बनाए 2 दिन में। ठीक है, ये हम मानने वाला बोल रहे हैं, बस मान लो इस चीज को, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साथ में रिएक्शन किए और पानी बनाए, तो ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, इनको ये 2 दिन में करना पड़ा। ठीक, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, अगर हम इस दोनों रिएक्शन में कैटलिस्ट को ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, 2 दिन के बदला इस चेंज को वो हो सकता है कि 3 घंटे में ही कर दे, 1 दिन में कर दे। तो क्या हुआ, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, मतलब रिएक्शंस के होने की जो गति थी उसको क्या कर दिया, इंक्रीज। तो उसी जो एलिमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसको अपने कॉपी में लिख लेना, ये एक एक्स्ट्रा चीज हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या देखना है हमको, सबसे पहला एग्जांपल देख लो कुछ, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन आफ्टर प्रोड्यूस अ डेजलिंग व्हाइट टू फॉर्म व्हाइट पाउडर ऑफ MgO। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, तो इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जिसको कि वन वर्ड हम लोग कंबशन बोलते हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर।
तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग कंबशन करेंगे तो वो एक व्हाइट पाउडर फॉर्म करेगा, ठीक है, और डेजलिंग व्हाइट लाइट से, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका रिएक्शन क्या है, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है। तो इसमें Mg और O2 जो हुआ, ये Mg और O2 क्या हो गया अपना रिएक्टेंट, क्या हो गया रिएक्टेंट, और ये MgO जो हमको बाद में प्राप्त हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो Mg प्लस O2 ये आपस में मिलकर क्या बनाया, MgO। तो Mg और O2 जो इनिशियल था इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, रिएक्टेंट, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमको बाद में प्राप्त हुआ इसको हम क्या बोल दिए, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एयर के प्रेजेंस में ये क्या है, बर्नर, बंसन बर्नर, जो कि हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए, ठीक है। तो इसके पास अगर हम मैग्नीशियम रिबन को लाएं और इसको बर्न करें तो ये क्या हो जाएगा, रिबन एक पाउडर फॉर्म में हमको प्राप्त हो जाएगा, और जब ये बर्न कर रहा होगा तो ये एक डेजलिंग व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यही व्हाइट लाइट क्या है, संकेत है रिएक्शन के होने का, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में ध्यान देने वाला बात क्या है कि जब भी हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे होंगे यानी कंबशन कर रहे होंगे, तो उससे पहले हमको इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब कर लेना होगा। ऐसा क्यों करेंगे भाई, तो दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक MgCO3 और MgO फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहीं रखा होगा ये मैग्नीशियम रिबन, तो इसके ऊपर खुद ब खुद एक MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट का लेयर फॉर्म कर गया होगा, और इसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से इसको क्या करते हैं, रब, ताकि ये रब करके Mg रिबन में कन्वर्ट हो जाए, और तभी इसके कंबशन के बाद हमको क्या प्राप्त हो, MgO। तो रिएक्शन पूरा समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। सबसे पहला क्या है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद पोटेशियम आयोडाइड टू गिव अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। यानी कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को जो अपन मिक्स करेंगे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ, तो ये क्या करेगा, एक येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्म करेगा, जिसको कि हम लोग लीड आयोडाइड बोलते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो जब भी कोई दो चीज को अपन मिक्स करते हैं तो एक उसके सतह पे लेयर बन जाता है, इसी लेयर को अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो ये लीड नाइट्रेट है और जो पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और बाद में जो ये हमको लीड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा जो कि न्यू सब्सटेंस होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। और यही लीड नाइट्रेट क्या करेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ऊपर रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या देखते हैं हम लोग, दैट जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 एंड हीट ऑल्सो। यानी कि जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और साथ में जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो बहुत अमाउंट में हीट का भी प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये भी एक क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। और इस केमिकल रिएक्शन का पहचान क्या है कि जब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो इसके दौरान जब ये खत्म हो जाएगा तो लास्ट में एक हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, इसके पहचान के लिए हम क्या करते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगा इसके माउथ पे हम लोग अगर बंसन बर्नर को लेके जाए तो ये एक पॉपिंग साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल था। अब आगे चलते हैं। तो अब देखो कि केमिकल रिएक्शंस जब हो रहे होंगे, जब इसका हम इस्तेमाल कर रहे होंगे तो बहुत सारे सिंबल्स का हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला क्या है, S। जहां भी S लिखा होगा तो समझ जाना उसका स्टेट कैसा है, सॉलिड। जहां कहीं L लिखा हो तो समझ जाना उसका स्टेट क्या बोला, लिक्विड। जहां कहीं भी G लिखा हो तो समझ जाना उसका स्टेट क्या बोला, गैस, ठीक है। जहां कहीं भी एक्वस लिखा हो तो समझ जाना कि वो कैसा है, एक्वस है, ठीक है, यानी पानी मिला हुआ है। जहां कहीं भी लिखा होगा डाइल्यूट है तो उसका मतलब क्या होगा, ये डाइल्यूट होगा, यानी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, सांद्र नहीं होगा, ये डाइल्यूट होगा, इसमें बहुत पानी का बहुत ज्यादा मात्रा मिलाया हुआ होगा, ठीक है। जहां भी CONC लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा कि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होगा, यानी विदाउट हैविंग एनी अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें वाटर का मात्रा बहुत ही कम होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। जहां भी ये ट्रायंगल यानी डेल्टा का फॉर्म होगा वहां क्या समझ जाना, हम लोग हीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां भी ये एरो अपवर्ड की तरफ होगा वहां क्या समझ जाना कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यानी गैस निकल रहा है। जहां भी एरो डाउन हो रहा होगा उस समय क्या समझ जाना कि वहां पे क्या हो रहा, अपना प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि ये दो पिक्चर्स हमारे सामने दिख रहे हैं, जिसमें एक में क्या है कि टी है,
दिख रहा है सबको, एक में टी है और एक में क्या है, कर्ड। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल हम लोग पहले भी देखे थे कि स्टीम में क्या होता है कि हम लोग मिल्क ऐड करते, शुगर ऐड करते और चायपत्ती ऐड करते, ठीक है। तो जब हम इस तीनों को ऐड करके टी बनाते हैं तो टी का नेचर मिल्क, चायपत्ती और शुगर तीनों से बिल्कुल ही अलग होता है, यानी तीनों का कुछ कुछ पार्ट्स उसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। तो जो टी बना वो इनिशियल मिल्क से बिल्कुल ही डिफरेंट होगा और नए प्रॉपर्टीज में होगा, नए स्वाद में होगा, ठीक है। तो इसी चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। या फिर दूध में अगर हम लोग थोड़ा सा कर्ड रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये क्या बना देगा, एक नया कर्ड बना देगा, ठीक है। तो इस चेंज को भी हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, so chemical equation is a symbolic representation of chemical reactions with the help of symbols and molecular फॉर्मूले। यानी कि जो केमिकल इक्वेशन है वो और कुछ भी नहीं बल्कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है, जिसमें हम लोग सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम लोग देखे थे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो उस समय अगर हम तुमको बस इतना बोल दें कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो तुमको क्या समझ में आएगा, वहां तो कुछ लिखा हुआ है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाए, अच्छा भाई जहां Mg लिखा हो वो क्या हुआ, मैग्नीशियम, अगर O2 लिखा हुआ तो वो क्या हुआ, ऑक्सीजन, और जहां MgO लिखा हुआ वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी रिएक्शन को लिखने का, इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो समझ में आ गया। अब देखो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। तो ये जो H2 है ये क्या है, सिंबल है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, हाइड्रोजन गैस का। और जो ये G लिखा हुआ है, इस G का मतलब क्या हुआ, अभी प्रीवियसली हम लोग देखे कि G का मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन होगा ये गैस के फॉर्म में होगा, यानी गैसियस स्टेट में होगा, और जो ये ऑक्सीजन होगा वो भी कैसा होगा, गैसियस स्टेट में। लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगा तो रिएक्शन के बाद जो अपने पास वाटर मिलेगा वो वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये जो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गया भैया, आगे बढ़े चलो। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, लक्षण या फिर गुण। तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसके क्या लक्षण होंगे, कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसके कुछ गुण ऐसे हैं कि सबसे पहला है चेंज इन स्टेट, कि मान लो अगर किसी भी रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट का जो भी हमको प्राप्त हो रहा होगा रिएक्शन के बाद उसका स्टेट अगर चेंज कर गया तो हम क्या समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर क्या है कि अगर कलर चेंज कर जाए, यानी कि इनिशियल कलर और फाइनल कलर में क्या हो जाए, अंतर आ जाए, तो हम क्या समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन अब कंप्लीट हो गया। कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे ना भाई कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसका प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी, नेचर, वो सारा कुछ ओरिजिनल से बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। तो ये जो कलर का चेंज हुआ ये क्या दर्शाएगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर थर्ड क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि कोई भी रिएक्शन के दौरान कुछ भी कर रहे होंगे हम लोग और उसके बाद अगर गैस इवॉल्व करता हो, गैस निकलता हो, तो क्या समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। फिर फोर्थ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में कुछ अंतर आएगा। जैसे मान लो कि जब हम लोग रिएक्शन कर रहे होंगे तो उस समय रिएक्टेंट का टेम्परेचर बहुत ही हाई नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे उसको हम रिएक्शन को इनिशिएट कर देंगे। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा कि अचानक से उस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसका लक्षण है, गुण है। फिफ्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि किसी भी रिएक्शन के बाद अगर हमको सतह पे कुछ प्रेसिपिटेट दिखाई दे तो वो भी क्या दर्शाएगा कि केमिकल रिएक्शंस हो गया। तो ये सब क्या था, एक लक्षण था, एक गुण था केमिकल रिएक्शन का, जिससे हमको ये पता चल पाए कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या फिर हो गया है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। तो इसके बाद इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके, थैंक्स।